देवराज चौहान और थापड़ ने गन के टुकड़ों को जोड़कर उसे पूरी गन का रूप दिया। फिर उसमें गोलियां डाल ही रहे थे कि जगमोहन की आवाज उनके कानों में पड़ी। एक कार बंगले में आई है। दोनों तुरंत दीवार के पास पहुंचे और सामने वाले बंगले पर निगाहें टिका दी। कार सीधी पोर्च पर जा रुकी थी, अन्य कारों के पास। पुजारी ने फोन करके किसी को बुलाया होगा, थापर बोला। फिर कार से निकलने वाले को देखकर चौंका। ओह, यह तो जुम्मन बाई है, पुजारी का खतरनाक करिंदा। और फिर देखते ही देखते अगले पल एक कार और आई। उसके बाद तो कारें आने का तांता लग गया। पोर्च से लेकर बाहरी गेट तक कारों की कतार लग गई। थापर सबको जानता था और सबके बारे में उन्हें बताता रहा। वह सब भीतर प्रवेश कर गए। उनके साथ आए रक्षक गनमैन बाहर ही टहलकर पहरा देने लगे। इतने लोग होने के बावजूद भी वहां खामोशी थी। इसका मतलब पुजारी ने अपने खास खास आदमियों को बुलाया है, जगमोहन बोला। चंद खास, उसके उतने ही खतरनाक खास आदमी और हैं, थापड़ ने जवाब दिया। ये यहाँ मीटिंग करेंगे, जगमोहन ने कहा। मुद्दा होगा देवराज चौहान। हाँ, समझो पुजारी ने यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह थापड़ था। देवराज चौहान और थापर के हाथों में गनें थमी हुई थी। पुजारी की किसी हरकत से हमारे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। जब हम गन का इस्तेमाल करेंगे तब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ गनमैन बहुत हैं। हम फायर करने के बाद शायद खुद को न बचा सकें, क्योंकि फायर होते ही ये फौरन समझ जाएंगे कि निशाना कहाँ से बांधा जा रहा है और इस बंगले को घेरने में इन्हें देर नहीं लगेगी, जगमोहन ने कहा। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुमने यह बात कह दी, देवराज चौहान ने खूंखार लहजे में कहा। मत बोलो, हमारे पास गनें हैं और गन के दम पर हम बड़े से बड़े तूफान को भी रोक सकते हैं। और फिर यह तो चंद ही लोग हैं। बात तो सही है, थापड़ ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान की निगाह बंगले पर ही टिकी हुई थी। थापर, गन तैयार रखो। पुजारी को तो हमने खास निशाना बनाना है। साथ में उसके आदमी खत्म हो सके तो और भी बेहतर, देवराज चौहान ने शब्द जबाए। तीनों की निगाहें बंगले पर टिकी रही। गन पर लगे टेलीस्कोप द्वारा देखने से बंगले की हर चीज स्पष्ट और बेहद समीप नजर आ रही थी। किसी का भी निशाना लेने में दिक्कत नहीं आने वाली थी और नहीं निशाना लेने के बाद कोई बचा रह सकता था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि निशाने की जद में आने के बाद पुजारी नहीं बचेगा। मतलब कि आज पुजारी खत्म, झगड़ा खत्म। वे उसी तरह बंगले पर निगाह रखे खड़े रहे। करीब 1 घंटा गहरी खामोशी वहां रही। कोई भी हलचल नहीं हुई। और फिर एकाएक ही बंगले पर गहरी हलचल पैदा हुई। देवराज चौहान और थापड़ ने अपनी आंख टेलीस्कोप पर लगा दी और उंगली ट्रैगर पर जा टिकी। पुजारी के ओहदेदार, अंडरवर्ल्ड की खतरनाक हस्तियां अब एक एक करके बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी। वहां बाहर खड़े गनमैन भी सतर्क हो गए थे। टेलीस्कोप पर लगी देवराज चौहान की आंख पुजारी को देखने का इंतजार कर रही थी। वह एक एक करके सबके चेहरों को अपने दिमाग में बिठाता जा रहा था। तभी उसके कानों में फुस की तेज आवाज पड़ी और साथ में कुलवंत की खोपड़ी गायब होती दिखी। इसके साथ ही वहां अफरा तफरी फैल गई। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। चेहरे पर जहान भर का क्रोध इकट्ठा हो गया। वह गन पर उसी प्रकार आंखें टिकाए रहा। फिर जब पोर्च का बल्ब फायर करके फोड़ दिया गया तो देवराज चौहान ने टेलीस्कोप पर से आंख हटाई और सीधा होकर सुलगती आंखों से थापर को देखा। वह भी सीधा हो चुका था। तुमने फायर क्यों किया? देवराज चौहान के गले से खखाड़ता स्वर निकला। क्या मतलब? थापर ने अचकचाकर उसे देखा। फायर तो करना ही था। दांत भींचकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और थापर का कॉलर थाम लिया। उल्लू के पट्टे, सबसे पहले पुजारी को निशाना बनाना था, बाकी बाद में। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया।
थापर का कॉलर पकड़ने वाला कोई और होता तो अब तक थापर ने उसे भून कर रख देना था। आखिर अंडरवर्ल्ड की हस्ती था आज वह, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले साल भर में वह ड्रग्स किंग बन जाए। ऐसे में थापर का हाथ पकड़ना खतरनाक हो सकता था, परंतु उसके सामने देवराज चौहान था। मंगोलिया की धरती पर देवराज चौहान ने कई बार उसकी जान बचाई थी, उसे खुमानसिया के कैद खाने से निकाला था, उसे अपने साथ मिलाकर खुमानसी की लूटी गई दौलत का हिस्सेदार बनाया था, और अपने हिस्से में आए 6 अरब के दम पर ही वह ड्रग्स के धंधे में उठता जा रहा था। ये सब बातें सिलसिलेवार जानने के लिए पढ़िए ज्वालामुखी और खूंखार। एहसानों तले दबा था वह देवराज चौहान के, और वैसे भी देवराज चौहान के मुकाबले खुद को वह बहुत ही कम समझता था। देवराज चौहान ने दांत किटकिटाकर तीव्र झटके के साथ उसका कॉलर छोड़ दिया। अब तुम क्या समझते हो, पुजारी हमारी गन के निशाने पर आएगा? नहीं, अब वह हमारी गन के जद में नहीं आएगा, और भविष्य में भी ऐसे आक्रमण के प्रति सतर्क रहेगा। पुजारी का किस्सा ही समाप्त हो जाना था अभी, कुछ ही देर की बात थी, परंतु तुम्हारी जल्दबाजी ने सारा मामला उलट दिया। जिस खूनी खेल को मैं खत्म कर देने का आमादा था, उसे तुम्हारी गलती ने और भी खतरनाक बना दिया। थापर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वास्तव में उसने जल्दबाजी कर दी थी। पहला निशाना पुजारी को बनाना चाहिए था, उसके बाद जो भी होता रहे, परवाह नहीं थी। अपने आप पर ही क्रोध आने लगा था उसे। होठ बिछ गए, चेहरा क्रूर सा हो उठा। जगमोहन बिना कुछ कहे खामोश सा खड़ा था। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ हम सिर्फ पुजारी को निशाना बनाने आए थे, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। इससे पहले कि वह लोग बंगले को घेरने की चेष्टा करें, हमें निकल चलना चाहिए। वह बहुत सारे हैं और एक से एक खतरनाक हैं, उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। थापर ने बंगले पर निगाह मारी, फिर टेलीस्कोप पर आंख टिका दी। तुम दोनों जाओ, थापर का स्वर सपाट था। और तुम? जगमोहन ने उसे देखा। मैं कुछ देर के बाद जाऊंगा, खेल बिगड़ गया है तो 2-4 को तो निशाना बना लूं। मेरे ऐसा करने से वे रुके रहेंगे और तुम निकल जाओगे। थापर का लहजा पुरवाता था। ऐसे में तुम भी निशाना बन सकते हो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं? थापर जहरीली हंसी हंसा, फिर टेलीस्कोप पर आंख टिकाए ट्रैगर दबा दिया। टेलीस्कोप में उसे पोर्च में उठता किसी का चेहरा नजर आ रहा था, जो कि तुरंत ही चीथड़ों में बदल गया। मुझे कुछ नहीं होगा, मुंबई वाला थापर हूँ, ऐसे हालात से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। यह मरेगा, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। इसी तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अवश्य ही मरेगा। तुम लोग जाओ, थापर ने टेलीस्कोप पर आंख टिकाए कहा। देवराज चौहान ने वहां रुकना बेकार समझा। जगमोहन के साथ वह छत से नीचे उतरता चला गया, जबकि थापर की फायरिंग में गति आ गई थी। उसका निशाना कोई खास व्यक्ति नहीं था, जो भी टेलीस्कोप गन पर नजर आता वह शूट कर देता था। पुजारी भटनागर खूंखार दरिंदा लग रहा था इस समय। आंखें धधक रही थी, चेहरा तप रहा था, बिचे दांत, कसे जबड़े, मौत का दानव लग रहा था जैसे वह। कुलवंत का इस तरह शूट हो जाना उसे अपना बहुत बड़ा अपमान लग रहा था। सुलगती सिगरेट से वह तेज रफ्तार से दौड़ते हुए इंजन की तरह कश ले रहा था। पास में निरंजन दास, जुगल केलकर, पेस्टन भाई दरीवाला और जुम्मन भाई थे। अरविंद हेगड़े और ओमी सावरकर बाहर ही रह गए थे, और इस मौत से भरी खामोशी को तोड़ा निरंजन दास ने। इतना तो जाहिर हो गया कि देवराज चौहान अभी अनाड़ी खिलाड़ी है। पुजारी भटनागर ठिठका। कैसे? उसको पहला निशाना आपका लेना चाहिए था, कुलवंत का नहीं। कुलवंत को शूट करके उसने भारी गलती की है और अपने अनाड़ीपन का सबूत दिया है, निरंजन दास ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह फायर देवराज चौहान ने किया? तो और कौन करेगा? निरंजन दास ने दबे स्वर में कहा।
उसका साथी भी तो कर सकता है या बेवकूफ़ी। कौन? जगमोहन। हाँ, हो सकता है गलती से ट्रैकर दब गया हो, पुजारी भटनागर ने खतरनाक स्वर में कहा। बहरहाल जो भी है, देवराज चौहान हमें हर कदम पर चोट देता जा रहा है। वह अकेला, और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के माने हुए खतरनाक लोग, फिर भी सबको भागने पर मजबूर कर दिया। अब आया समझ में, वह हम लोगों के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, पुजारी भटनागर ने वैसी स्वर में कहा। देवराज चौहान हम सबको खत्म कर देगा। तभी बाहर कुछ आहटें मिली। लगता है बाहर अभी भी फायरिंग जारी है, जुम्मन भाई बोला। तो तुम क्या समझते हो, उसने सिर्फ एक ही फायर करने के लिए हाथ में गन थामी है, पुजारी ने दांत पीसकर कहा। वह हम सब पर अपने आतंक की चादर फैला देना चाहता है। अब देवराज चौहान बचेगा नहीं पुजारी साहब, जुगल केलकर ने कहा। देवराज चौहान का मामला मैं अपने हाथ में भी लेता हूँ, जुम्मन भाई बोला। हम सब अपने अपने रास्तों से देवराज चौहान की तरफ बढ़ेंगे, पेस्टन भाई धरीवाला बोला। देवराज चौहान फायरिंग कहाँ से कर रहा है, केलकर ने पूछा। ठीक सामने वाले बंगले की छत से, जुम्मन भाई ने फौरन से कहा। हम उस बंगले को घेर सकते हैं, पेस्टन भाई ने फौरन कहा। कोई जरूरत नहीं, उसकी स्थिति हमसे बहुत अच्छी है। उसे घेरने के चक्कर में पड़े तो वह हमें आसानी से शूट कर सकता है, जुम्मन भाई ने स्थिर लहजे में कहा। आज उसका वक्त है, वह जो करता है कर लेने दो। कभी तो यह सिलसिला रुकेगा ही, हम उसे बाद में देखेंगे, फुर्सत में देखेंगे, बहुत जल्द, जुगल केलकर का स्वर भयानक हो उठा। पुजारी भटनागर दरिंदा बना पुनः टहलने लगा। बाहर से आती आहटें फायरिंग की तरफ इशारा कर रही थी। बारूदी असला समाप्त हुए काफी समय बीत गया, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब फायरिंग नहीं होगी, तो सबसे पहले जुम्मन भाई बाहर की तरफ बढ़ा। अब बाहर मत आइएगा, निरंजन दास ने कहा। हो सकता है देवराज चौहान ने जानबूझकर फायरिंग रोकी हो और वह आपकी ताक में हो। पुजारी भटनागर होठ बीच कर रह गया। जुम्मन भाई, पेस्टन भाई धरीवाला और जुगल केलकर आगे पीछे बाहर निकले। बाहर मध्यम सी रोशनी थी। तुरंत ही वहां तेज रोशनी का प्रबंध किया गया, पूरी तरह जगमगा गई थी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। उन सातों के साथ आए गार्डों की संख्या करीब 25-30 थी। उनमें से 6 थापर की गोलियों से मरे पड़े थे, और साथ में अरविंद हेगड़े भी मर चुका था। गोली उसकी छाती की बगल में लगी थी, वह मृत पाया गया। ओमी सावरकर सहमासा बड़े बड़े गमलों के पीछे दुबका हुआ था। अपने साथियों को वहां पर आया देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका सहम जाना जायज था। मौत की गोलियों की बरसात हो रही थी, जाने कब किस तरफ से गोली आकर उसे लग जाए। अरविंद हेगड़े उसके सामने मरा था। वह बेवकूफ अपनी जगह बदलकर उसके पास आना चाहता था। इसी कोशिश में वह मारा गया था। तुम तो ठीक हो, ओमी सावरकर को देखकर जुम्मन भाई ने सिर हिलाया। ओमी सावरकर ने भी हाँ में सिर हिलाया। तभी उनकी निगाह पुजारी भटनागर पर पड़ी, जो बाहर आकर खड़ा हुआ था, और उसकी सुलगती निगाह सड़क पार सामने वाले बंगले की छत की तरफ थी। तभी निरंजन दास ने अपने आसपास खड़े आदमियों से कहा, तुम लोग सामने वाले बंगले की छत देखो, वहाँ। कोई जरूरत नहीं, पुजारी भटनागर ने स्थिर लहजे में कहा। अब वहाँ कोई भी नहीं होगा। अरविंद हेगड़े गया पुजारी साहब, निरंजन दास ने धीमे स्वर में कहा। अगर तुम लोगों ने देवराज चौहान का खात्मा करने में देर लगाई तो सब जाएंगे, पुजारी भटनागर सर्द स्वर में बोला। वह एक एक को चुन चुन कर मारता फिरेगा। कोई कुछ न बोला। इन लोगों का क्या किया जाए, जुगल केलकर कुछ देर बाद बोला। इस हंगामे की खबर किसी को भी नहीं है, निरंजन दास ने कहा। बेहतर होगा इन लाशों को हम ही ठिकाने लगा दें। कहने के साथ ही निरंजन दास ने पुजारी भटनागर को देखा। पुजारी भटनागर ने कुछ नहीं कहा,
और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके गार्ड फौरन उसके करीब आ गए। पुजारी भटनागर की वहां से रवानगी की तैयारी होने लगी। देवराज चौहान और जगमोहन के बंगले पर पहुंचने के 2 घंटे बाद थापर वहां पहुंचा। मैं तो सोच रहा था तुम गए, जगमोहन उसे देखते ही बोला। इतना आसान नहीं है थापर को खिसकाना, बैठते हुए थापर ने कहा। क्या करके आए हो? पूरा हिसाब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कईयों को शूट किया है, थापर बोला। कोई फायदा तो नहीं हुआ उन्हें शूट करके, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। सॉरी, थापर ने गहरी सांस ली। मेरी गलती से सारा खेल बिगड़ गया, इसका एहसास है मुझे। वास्तव में मैं पहला निशाना पुजारी को बनाना चाहिए था, उसके बाद बाकी सब कुछ। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। तुम्हें कहा भी था पुजारी को शूट करना है, जगमोहन ने कहा। यह बात मैं शायद ठीक तरह से सुन नहीं पाया था, वरना गलती न होती। आगे से कान खुले रखना, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। थापर ने गहरी सांस लेकर सिगरेट सुलगा ली। अब जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अब पुजारी समझ चुका है कि मैं उसे शूट कर देना चाहता हूँ, इसलिए वह मुझसे दूर छिपने की कोशिश करेगा, और जब तक जिंदा रहेगा यह खूनी खेल खत्म नहीं होगा। देवराज चौहान ने दरिंदगी से भरे लहजे में कहा। इसलिए मैं पुजारी को हर कीमत पर अपना निशाना बनाऊंगा। मैं हर हाल में पुजारी को तलाश करके उसे शूट करूंगा। मेरा अब एक ही मकसद है, पुजारी को शूट करना। यह काम इतना आसान नहीं है। पुजारी ने अपनी सुरक्षा के तगड़े प्रबंध कर लिए होंगे, थापर ने गंभीर स्वर में कहा। उसके सैकड़ों आदमी हमारी तलाश में फैले होंगे, उनसे हमें अपनी जान भी बचानी है। मेरे ख्याल में यह मामला खतरनाक की हद तक पहुंचता जा रहा है। वह तो पहुंचेगा ही। पुजारी मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग है, कोई मामूली बदमाश तो नहीं, जगमोहन ने कहा। आज की घटना से तो वे लोग सतर्क हो चुके होंगे, थापर ने कहा। अब उन पर वार करना कठिन हो जाएगा। ऐसी हालत में वह हमारे वारों का जवाब तगड़े अंदाज में देंगे। अवश्य देंगे, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। और हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। थापर, तुम्हें तो पुजारी के ठिकाने और उसके आदमियों की काफी जानकारी होगी। काफी नहीं, लगभग पूरी। पुजारी की मशीनरी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। गुड, अब यही जानकारी हमारे काम आएगी। पहले मुझे पुजारी के आदमियों के बारे में बताओ, जिन्हें कोई न कोई अहमियत से भरा ओहदा हासिल है। थापर ने बताया, उसके नाम पतों के साथ बताता रहा। देवराज चौहान सबके नाम पते अपने दिमाग में बिठाता रहा। जब थापर का बताना समाप्त हुआ तो देवराज चौहान बोला। पुजारी भटनागर से मैं निपटूंगा, उससे फैसला करना मेरा काम है। और तुम दोनों उसके धंधों के पीछे पड़ जाओ, हर रोज उससे ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाओ। शांत नहीं बैठोगे तुम दोनों। इस काम में तो मैं अपने आदमियों का भी इस्तेमाल करूंगा, थापर ने दांत पींचकर कहा। तुम देखना, पुजारी के धंधों को मैं पूरी तरह से तबाह करके रख दूंगा, उसकी नींद हराम कर दूंगा। कुछ तो हम करेंगे ही, जगमोहन ने होठ सिकोड़कर कहा। थापर की पुजारी भटनागर के बारे में दी जानकारी देवराज चौहान के बहुत काम आई। उसने अपना एक ही टारगेट रखा था, वह था पुजारी भटनागर को शूट करना, और इसी लकीर पर वह चल पड़ा था। सुबह होते ही वह बंगले से निकल गया, जबकि थापर और जगमोहन सो रहे थे। कुछ आगे जाने पर कार को उसने दाईं तरफ मोड़ा तो कुछ पलों के बाद ही उसे इस बात का एहसास होने लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह चौंका, भला उसका पीछा कौन कर सकता था? अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। पुजारी के आदमी हो सकते हैं, इत्तेफाक से उसे देख लिया हो सकता था। देवराज चौहान के होठ भींच गए। उसका हाथ पैंट में मौजूद रिवॉल्वर पर गया और उसे निकालकर अपनी गोद में रख लिया। आंखों में खूंखारता के भाव आ गए थे। वह जानबूझकर कार को मुंबई की उन सड़कों पर ले गया जो कि काफी हद तक वीरान रहती थी।
पीछे आने वाली सफ़ेद कार बराबर उसके पीछे लगी रही। वह पर्याप्त फासला रखकर उसका पीछा कर रही थी। उसे इस बात का भी डर नहीं मालूम होता था कि सामने वाले को उसका पीछा किए जाने का पता न चले। बराबर फासला रखे, पीछे वाला निश्चित सा था। देवराज चौहान ने उसकी निश्चितता को नोट कर लिया था। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि पीछा करने वाला चाहता क्या है। देवराज चौहान ने कार को एक दुकान के सामने रोका और भीतर प्रवेश कर गया। दुकान पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर खुद को व्यस्त दर्शाने लगा। पीछे आ रही सफ़ेद कार को उसने रुकते देखा। साथ ही यह भी स्पष्ट देखा कि उस कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो कि ड्राइविंग सीट पर ही मौजूद है। उसने चेक शर्ट पहन रखी है। चेहरे से वह 40 का नजर आ रहा था। वह कार में ही बैठा रहा और वक्त बिताने के खातिर सिगरेट सुलगा ली। रह रहकर उसकी निगाह दुकान की तरफ ही उठ रही थी। आखिरकार देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और दुकान से बाहर आकर वापस अपनी कार में बैठने के पश्चात कार को पुनः आगे बढ़ा दिया। पीछे वाली सफ़ेद कार पुनः उसके पीछे लग गई। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। करीब आधे घंटे के बाद उसने सुनसान सी सड़क पर कार रोकी और बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाकर कस लिया। फिर पीछे देखा, सफ़ेद कार भी 100 गज पीछे रुक गई थी। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया और कश लेते हुए पैदल ही सफ़ेद कार की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर गोदी से वापस जेब में पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे चलता हुआ वह सफ़ेद कार के पास पहुंचा और ड्राइविंग डोर के करीब ठिठक गया। चेक शर्ट वाला उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हें किसी का पीछा करना भी नहीं आता? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। आता है, फिर अनाड़ियों की तरह क्यों पीछा कर रही हो? देवराज चौहान ने पर्वता लहजे में कहा। क्योंकि मैंने छिपने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए कि मैं तुमसे बात करना चाहता था और इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि यह जानने के बाद कि मैं तुम्हारे पीछे लगा हूँ, तुम मेरे पास अवश्य आओगे। भूल में हो, मेरी उपेक्षा मेरे रिवॉल्वर की गोली भी तुम्हारे पास आ सकती थी। ऐसा होता तो देखा जाता, चेक शर्ट वाले ने लापरवाही से बोला। नाम क्या है तुम्हारा? कालिया कहते हैं मुझे। क्या चाहते हो? तुमसे कुछ बात करनी है। कर लो। ऐसे नहीं, आराम से, कहीं बैठकर। और ऐसी जगह कहाँ पर हो सकती है? मेरी कार मुनासिब रहेगी। मेरी कार में आ जाओ, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांककर कहा। कालिया ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मुझे जानते हो ना? देवराज चौहान ने सिर से पांव तक उसे देखा। हाँ, देवराज चौहान हो तुम। देवराज चौहान उसकी आंखों से फौरन पहचान गया कि कालिया बहुत खतरनाक आदमी है। उसका शांत भाव तो महज ऊपरी तस्वीर थी। आंखों में दरिंदगी के चिन्ह जैसे स्थायी तौर पर मौजूद थे। देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ गया। कालिया उसके पीछे था। किस सिलसिले में बात करना चाहते हो? कार के समीप पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए करंट टॉपिक ही होगा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। कार का दरवाजा खोलकर वह भीतर बैठ गया। दूसरा दरवाजा खोलकर कालिया उसकी बगल में बैठते हुए बोला, कार आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारी कार, परवाह मत करो, वह अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। मेरे आदमी पीछे हैं। देवराज चौहान ने पीछे देखना चाहा तो कालिया मुस्कुराकर कह उठा, रहने दो, वे तुम्हें नजर नहीं आएंगे। अदृश्य है, देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। कम से कम तुम्हारे लिए तो अदृश्य ही है, कालिया ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। कई पलों तक कार में खामोशी छाई रही। सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? कालिया ने सिर हिलाया, फिर शांत स्वर में बोला, सुना था देवराज चौहान के बारे में और आज देख भी लिया। वास्तव में जांबाज हो, जंगजू हो, अकेले ही पुजारी की सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए और अब तक सफल भी रहे हो। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे देखा। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था।
देवरस भोपाली का नाम सुना होगा। कौन देवरस भोपाली? मुंबई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है देवरस भोपाली। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने हौले से सिर हिलाया। हाँ, शायद यह नाम सुन रखा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है। देवरस भोपाली का नाम पुजारी भटनागर के बाद आता है और मैं उसी देवरस भोपाली का राइट हैंड हूँ। खुशी हुई यह जानकर। आगे कहो। हमें फौरन पता चल गया था कि तुम पुजारी भटनागर से अड़ बैठे हो, कालिया शांत स्वर में कह रहा था। तब से हम तुम पर और भटनागर के आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। तुमने कमाल की चोटें दी पुजारी को। वास्तव में इन चोटों से देवरस भोपाली खुश हुआ, मगर कल रात मामला बिगड़ गया। देवराज चौहान खामोश रहा। कल रात अगर तुम सीधे सीधे पुजारी भटनागर को शूट कर देते तो सब ठीक रहता, परंतु तुमने पुजारी को शूट करने की उपेक्षा उसके आदमियों को शूट करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम जैसा जहीन इंसान ऐसी गलती करेगा। यह शायद जगमोहन या थापर ने किया होगा। थापर से अनजाने में गलती हो गई थी, देवराज चौहान ने सरल स्वर में कहा। इन बातों से जाहिर है कि तुम लोग हम पर पूरी नज़र रखे हुए हो, शुरू से अब तक। हाँ, पूरी नज़र रखी है हमने तुम लोगों पर। अगर तुम लोग मुसीबत में फंस जाते तो हम तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर थे, परंतु ऐसा वक्त कभी आया ही नहीं। आगे कहो। कल रात पुजारी भटनागर ने अपने आदमियों को सख्ती से आदेश दे दिया है कि सब काम छोड़कर सिर्फ तुम पर ध्यान दिया जाए। तुम्हें शूट करने के बाद ही आगे का कोई काम किया जाए। मतलब कि पुजारी भटनागर की सारी मशीनरी तुम्हारे पीछे है। वह लोग तुम्हें शूट करे बिना नहीं रहेंगे। लेकिन मैं पहले ही पुजारी भटनागर का किस्सा खत्म कर दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। भूल में हो, पुजारी कोई मामूली हस्ती नहीं है। अगर उसका कुछ किया जा सकता होता तो हमने कब का कर दिया होता। देवरस भोपाली कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम चाहते क्या हो? कालिया ने कश लेकर सिगरेट को कार की खिड़की से बाहर उछाल दिया। देवरस भोपाली पुजारी भटनागर का खात्मा चाहता है और तुम भी हाथ धोकर पुजारी भटनागर के पीछे हो, परंतु तुम अकेले हो, जबकि देवरस भोपाली के पास अथाह ताकत है। देवरस भोपाली चाहता है कि तुम्हें अथाह ताकत मुहैया करा दी जाए, जिसका तुम अपने ढंग से इस्तेमाल करो और पुजारी को ख़त्म कर दो। इससे दोनों की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मुझे इस काम में देवरस भोपाली की सहायता की जरूरत नहीं। क्यों? मैं यह काम करने में सक्षम हूँ। यानी तुम अकेले ही पुजारी भटनागर को कत्ल कर दोगे? हाँ। नहीं, कालिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम इस काम में कामयाब नहीं हो सकोगे देवराज चौहान। वह पुजारी भटनागर है, तुम उसे कम आंक रहे हो। कम नहीं आंक रहा, उसकी ताकत का एहसास है मुझे, परंतु मैं उससे अकेला निपटने की हिम्मत रखता हूँ। इस काम में मुझे किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, माना कि तुम पुजारी भटनागर से अकेले निपट सकते हो, परंतु उस स्थिति में ही निपटोगे जबकि वह तुम्हें नजर आएगा, मिलेगा। वह मिलेगा ही नहीं तो तुम क्या करोगे? क्या मतलब? पुजारी भटनागर ने आज सुबह ही मुंबई छोड़ दी और वह तब तक मुंबई नहीं रहेगा जब तक कि तुम्हारा मामला निपट नहीं जाता। कालिया का लहजा शांत था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। यह झूठी बात तुम मुझे इसलिए कह रहे हो कि मैं देवरस भोपाली का साथ कबूल कर लूं। यह ठीक है कि मेरे मिलने का मतलब यही है कि तुम देवरस भोपाली की दोस्ती कबूल कर लो, परंतु ऐसी बात मैं किसी झूठ के बुनियाद पर नहीं कर रहा। मेरी कही हर बात सच है। साबित तो नहीं कर सकते तुम इस बात को। साबित तो तुम खुद ही कर लोगे देवराज चौहान, कालिया मुस्कुराया। कैसे? अपने ढंग से पुजारी को मुंबई में तलाश कर लो। अगर पुजारी मिल जाए तो समझ लेना कालिया ने तुमसे झूठ बोला है, ना मिले तो समझना सच कहा है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो।
अगर तुम्हें किसी से पुजारी के कहीं होने की खबर भी मिले तो मैं जिम्मेदार। देवराज चौहान ने कई पलों तक कुछ नहीं कहा। तुम्हें पुजारी की जाती खबरें कहाँ से मिलती हैं? देवराज चौहान ने पूछा। देवरस भोपाली से। और देवरस भोपाली को मैं नहीं जानता। न ही देवरस साहब ने कभी मुझे बताया और न ही कभी मैंने जानने की चेष्टा की। कालिया ने लापरवाही से कहा। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि देवरस साहब का पुजारी के मामलों में पूरा हाथ है। पुजारी की हर बात उन तक पहुँच जाती है, जैसे कि तुम्हारी पहुँची। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझ पर कब से निगाह रख रहे हो? कल से। कहाँ रहता हूँ मैं? बांद्रा वाले किले में, कालिया ने बताया। तुम्हें कैसे पता चला? देवराज साहब ने बताया था। उन्हें कैसे मालूम हुआ? उन्हें कैसे मालूम हुआ मैं नहीं जानता। देवराज चौहान ने मन ही मन चैन की सांस ली कि इन लोगों को दूसरे बंगले के बारे में नहीं पता है, जहाँ पर नगीना रहती है, जुहू वाले बंगले का। देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकी और सिगरेट सुलगाई। अब तुम नीचे उतर सकते हो। जरूरत पड़ने पर देवराज साहब से कैसे मुलाकात करोगे? देवराज चौहान प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखता रहा। कालिया ने एक फ़ोन नंबर बताकर कहा, यह नंबर डायल करके तुम हमसे बात कर सकते हो। कालिया ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने कार रोकी और उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गया। दोपहर हो रही थी। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। बदन में पसीना महसूस हो रहा था। 2 मिनट पैदल चलने के बाद देवराज चौहान क्षण भर के लिए ठिठका। सामने ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पर ढेरों बोर्ड लगे थे। एक बोर्ड उनमें ऐसा भी था जिस पर देवराज चौहान की निगाह जा अटकी थी। नेशनल टाइपराइटर, यही नाम बताया था थापर ने। देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ा दिए। साथ ही वह आसपास निगाहें घुमाता जा रहा था, सतर्कतावश। परंतु किसी प्रकार का खतरा नहीं महसूस किया उसने। नेशनल टाइपराइटर दूसरी मंजिल पर था। देवराज चौहान सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचा और टॉयलेट में प्रवेश कर गया। उस वक्त टॉयलेट खाली था। देवराज चौहान ने जल्दी से जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरी जेब से साइलेंसर निकालकर रिवॉल्वर पर फिट किया और उसे कपड़ों में छिपाकर बाहर आ गया। तत्पश्चात टहलते हुए वह आगे बढ़ गया। गैलरी में दोनों तरफ ऑफिस की कतारें थी। बंद तथा खुले दरवाजों पर ऑफिस की नेम प्लेट लगी हुई थी। देवराज चौहान उन्हीं नेम प्लेटों को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और फिर एकाएक वह ठिठक गया। सामने ही नेशनल टाइपराइटर की नेम प्लेट बंद दरवाजे पर लगी थी। देवराज चौहान ने एक निगाह आसपास मारी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैलरी में कुछ लोग आ जा रहे थे। दरवाजे तक टाइपराइटर की आवाज़ें आ रही थी। देवराज चौहान ने दरवाजे का हैंडल दबाकर खोला और भीतर प्रवेश कर गया। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। ठीक सामने ढेर सारे टाइपराइटर पड़े नजर आ रहे थे। 2 आदमी उन पुराने और खराब टाइपराइटरों को ठीक करने में व्यस्त थे। एक तरफ चंद नए टाइपराइटर भी मौजूद थे। उसके भीतर प्रवेश करने पर दोनों व्यक्तियों ने उसे देखा। हरबंस मिनोचा कहाँ है? देवराज चौहान ने लापरवाही से पूछा। भीतर है कि नहीं? कहते हुए उसकी निगाह एक तरफ नजर आ रहे बंद दरवाजे की तरफ गई। भीतर है, एक ने कहा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। दूसरा भी अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश करने के बाद दरवाजे को उसने पुनः बंद कर दिया। सामने ही टेबल के पीछे 50 बरस का काला सा व्यक्ति बैठा था। चेहरे पर सुस्ती और आलस्य था। बेमन से उसने देवराज चौहान को देखा। क्या है? उसकी मृदा में कोई फर्क नहीं आया। हरबंस मिनोचा हो तुम? हूँ तो। तुम्हें क्या काम? बोलो। उसका अंदाज पूर्वतः ही था। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुमसे बहुत ही खास जानकारी लेने आया हूँ, देवराज चौहान बोला। ले लो। मेरा नाम नहीं पूछोगे? बता दो। उसके बात करने के ढंग में जरा भी फर्क नहीं आया था। देवराज चौहान नाम है मेरा। होगा,
काम बोलो। मन ही मन देवराज चौहान को उसकी लापरवाही पर हैरानी हुई। पुजारी भटनागर और उसके आदमियों को मेरी तलाश है। मेरे लिए वह जमीन आसमान एक किए हुए हैं। कम से कम तुम्हें मेरा नाम सुनकर सीधे होकर बैठ जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने मतलब की बात पर ध्यान देता हूँ। काम बोलो, मेरा वक्त कीमती है। देवराज चौहान ने कपड़ों में छिपी साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। इस पर भी हरबस मिनोचा के रंग ढंग में कोई फर्क नहीं आया। इसे देखा है कभी? देवराज चौहान ने कहर भरे स्वर में कहा। खिलौना है, साइलेंसर लगा है, चलेगा तो आवाज नहीं करेगा। मतलब कि समझते हो? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। जो मैं जानना चाहूँ सीधे सीधे बता देना, नहीं तो मुझे रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा पहला और आखिरी प्रश्न यह है कि मुझे बताओ, पुजारी भटनागर कहाँ मिल सकता है? बेकार है। उसकी मुख मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। क्या बेकार है? मेरा प्रश्न या रिवॉल्वर? जो तुमने पूछा है वह बात जानना। तुम्हें कुछ और पूछना चाहिए था। मसलन यह कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो या नहीं। सिर्फ यही सवाल तुम्हारे काम का है। देवराज चौहान के चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कुराहट उभरी। हरबंस मिनोचा, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पुजारी भटनागर की मशीनरी के तुम मैसेंजर हो। 60% लोग मैसेज तुम्हें देते हैं, उस तक मैसेज पहुंचाते हो तुम, जिसके काम का मैसेज होता है। तुम्हारे पास पुजारी के हर आदमी का फ़ोन और पता है, और पुजारी के बारे में भी तुम बखूबी जानते हो कि वह कहाँ मिल सकता है। जानता हूँ। तो बताओ, क्या करोगे यह सब जानकर? बेकार है। यहाँ से तुम जिंदा तो निकल नहीं सकते। तुम मारोगे मुझे? नहीं। हरबंस मिनोचा ने उसी प्रकार कुर्सी पर पसरे पसरे कहा। दरअसल हमने यहाँ पर तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर ही नहीं, हर उस जगह पर तुम्हारा इंतजाम किया जा चुका है जहाँ जहाँ पर तुम्हारे पहुँचने की संभावना है। इस टेबल के नीचे बेल का स्विच है जो कि बगल वाले ऑफिस में बजती है। वह भी हमारा ही ऑफिस है। वहाँ बेल बजने का मतलब है कि खतरा, यानी कि तुम। बेल स्विच में जूते से दबा चुका हूँ। बगल में 2 खतरनाक आदमी मौजूद हैं जो जुगल केलकर ने स्पेशल तुम्हारे लिए भेजे हैं। वह दोनों अब यहाँ तब तुम्हारे सिर पर चढ़ने ही वाले हैं। तो यह है तुम्हारी लापरवाही का कारण। देवराज चौहान हंसा। हरबंस मिनोचा के रंगढंग में कोई फर्क नहीं आया। देवराज चौहान उठा और दरवाजे की सिटकनी चढ़ाकर उसे भीतर से बंद कर लिया। फिर वह पलटा और साइलेंसर लगी रिवॉल्वर हरबंस मिनोचा पर तान दी। अब बोलो, पुजारी कहाँ मिल सकता है? कमाल है, अभी भी तुम उसी बात पर अटके हो। अपनी जान की सोचो। पुजारी के बारे में बताओ हरबंस। देवराज चौहान का स्वर कहर से भर गया। वरना मैं फायर करने जा रहा हूँ। इन हालात में तुम फायर नहीं कर सकते। हरबंस मिनोचा ने सिर को हिलाया। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाकर हरबंस मिनोचा को पुकारा गया। वे आ गए। हरबंस मिनोचा पहली बार हंसा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पुजारी कहाँ मिलेगा? देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। पहले बाहर वालों से तो निपट लो। तभी देवराज चौहान के हाथ में थमी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से बेआवाज गोली निकली और हरबंस मिनोचा की खोपड़ी फोड़ती हुई निकल गई। कुर्सी पर वह उसी प्रकार पसरा का पसरा रह गया। खून के छींटे टेबल और पीछे की दीवार पर जा पड़े। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी सिमटी पड़ी थी। दबे कदमों से वह बंद दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा बराबर थपथपाया जा रहा था। हरबंस का नाम लेकर उसे पुकारा जा रहा था। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से सिटकनी हटा दी। तीव्रता के साथ दरवाजा खुला। एक ने रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने ट्रैगर दबाया। गोली उसके पेट में प्रवेश करके बगल से निकलती चली गई। उसके होठों से कराह निकली और वह उछलकर नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने बाहर झाँका। दूसरे ने उसे देखते ही फायर कर दिया।
फायर का कानों को फाड़ देने वाला धमाका गूंजा, परंतु देवराज चौहान पहले ही अपना सिर पीछे कर चुका था और ट्रिगर दबा दिया था। इसके साथ ही उसने पुनः दूसरी तरफ झाँका। उसका किया हुआ फायर उसके कंधे पर जा लगा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई थी और वह नीचे पड़ा तड़प रहा था। देवराज चौहान हरबस मिनोचा के ऑफिस से बाहर आया और नीचे पड़े तड़प रहे उस व्यक्ति के समीप पहुंचा। उसने दहशत भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की। नहीं, वह आतंकपूर्ण स्वर में चीखा। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी खोपड़ी में लगी। सब ठीक हो गया। देवराज चौहान ने देखा। आते समय जो दो व्यक्ति टाइपराइटर ठीक करने में व्यस्त थे, वह अब वहां नहीं थे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को अपनी कमीज में छिपाया और बाहर निकल गया। जुम्मन भाई ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। करीब मिनट भर बाद रिसीवर उठाया गया। इस बीच जुम्मन भाई धैर्य के साथ रिसीवर थामे खड़ा रहा। हेलो। दूसरी तरफ से एक खनकती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मर गई थी क्या, जो रिसीवर उठाने में इतनी देर हो गई? जुम्मन भाई ने तीखे स्वर में कहा। ओह जुम्मन भाई, आज बहुत देर बाद फ़ोन किया। स्वर में मधुरता आ गई। भविष्य में जल्दी रिसीवर उठाया करो। मुझे क्या पता था तुमने फ़ोन किया है। कोई खास काम था क्या? हाँ नसीम बानो, ज़रूरी काम था, तभी तुम्हें फ़ोन किया। क्या? राना कहाँ है? राना? बानो चौकी। हाँ, राना तुम्हारे पास तो आता ही होगा, तुम्हें उसका पता होना चाहिए। नसीम बानो भी पुजारी भटनागर की खतरनाक सरकार का पुर्जा थी और बिगड़े बेलों को संभालकर सीधा रखने का काम करती थी। इसी प्रकार राना भी बिगड़ा बेल था, जिसकी नाक में बानो ने नकेल डाल रखी थी। राना बेहद खतरनाक शख्सियत था। आज तक वह कभी भी असफल नहीं हुआ था। पुजारी भटनागर की सरकार के लिए यदाकदा वह बतौर किराए के कातिल का काम करता था। वह भी तब जब मूड में हो, वरना वह स्पष्ट इनकार कर देता था। जुम्मन भाई के आदेश पर बानो ने अपने हुस्न के दम पर राना को बांध रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह फौरन उनका काम कर सके। राना से तब काम लिया जाता था जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी, और आजकल देवराज चौहान वाली बात हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उस पर राना ही काबू पा सकता था। मिल जाएगा पता, उसे भेजूं क्या? बानो की आवाज़ जुम्मन भाई के कानों में पड़ी। कैसे मूड में है वह? उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। लेकिन बात क्या है, मुझे बताई जा सकती है। देवराज चौहान को खत्म करना है। बात बढ़ चुकी है। वह काम अब राना ही कर सकता है। पिछले दिनों की सारी घटनाएं जान चुकी हूँ मैं कि देवराज चौहान क्या कर रहा है। तुम राना को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करूँगा। इस काम के लिए मुझे हर हाल में उसे तैयार करना है। मैं कर दूँ उसे तैयार? कैसे? अब हर बात तो मत पूछो जुम्मन भाई, मेरे पास अपने हथियार हैं। ठीक है करो। जब वह तुम्हारे पास पहुंचेगा तो लगभग तैयार ही होगा, बानो ने शांत स्वर में कहा। और मेरे पास कब तक पहुंचेगा? आज की तारीख में कभी भी। बानो का स्वर दंडता से भरा था। ओके। जुम्मन भाई ने रिसीवर रख दिया। अब वह कुछ निश्चित सा नजर आ रहा था। इतना तो वह महसूस कर चुका था कि देवराज चौहान से कोई टक्कर ले सकता है तो वह सिर्फ राना ही ले सकता है। दो दरिंदों को टकराने की विचारधारा को उसने मन ही मन रंड कर लिया था। देवराज चौहान ने कार को पार्किंग में खड़ा किया और बाहर निकला। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ा इंसान को तपा रहा था। वाहन ही गुजरते नजर आ रहे थे। पैदल चलने वाले बहुत कम थे। देवराज चौहान ने रुमाल निकालकर चेहरे पर बहता पसीना पोंछा और कमीज में छिपा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर को टटोला। फिर निगाहें सामने ही नजर आ रहे बोर्ड की तरफ उठ गई, जहां गोगा रेस्टोरेंट लिखा था। गोगा रेस्टोरेंट पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में सख्ती के भाव उभर आए।
देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर कदम गोगा रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। सड़क पार की और रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां धूप से बचने के लिए बड़ी सी टोपी सिर पर रखे दरबान खड़ा था। उसने सलाम करके दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। भीतर एसी की हवा ने उसे राहत पहुंचाई। रेस्टोरेंट में 15-20 लोग मौजूद थे। कुछ अभी भी लंच ले रहे थे, कुछ चाय कॉफी के लुप्त में व्यस्त थे। लंबी ड्राइविंग के बाद देवराज चौहान कुछ थकावट सी अनुभव कर रहा था। वह टेबल पर बैठा। वेटर तुरंत हाजिर हो गया। उसे कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर दिया। वेटर के चले जाने के पश्चात सिगरेट का कष्ट लेते हुए वह रेस्टोरेंट के हॉल और वहां के सिस्टम को जानने की चेष्टा करने लगा। साथ साथ वह यह भी जानने की चेष्टा कर रहा था कि वक्त आने पर कौन उसके मुकाबले पर आ सकता है, परंतु ऐसा कोई भी उसे नजर नहीं आया। लेकिन हरबंस मिनोचा के शब्दों को देवराज चौहान भूला नहीं था कि हर जगह उसके लिए इंतजाम कर रखा है। हरबंस मिनोचा ने यह बात बताकर उस पर बहुत एहसान कर दिया था। वह बेवकूफ अगर यह न बताता कि नीचे लगी खतरे की बेल को पांव से दबाकर खतरे का संकेत कर दिया, तो शायद वह उन दोनों हत्यारों की जद में आ सकता था। परंतु उसे बताकर उसे सावधान कर दिया था और इसी सावधानी के कारण वह सही सलामत बच निकला था। वेटर कॉफी और स्नैक्स रख गया। देवराज चौहान ने कॉफी और स्नैक्स समाप्त करने में 20 मिनट लगा दिए। उसके बाद सिगरेट सुलगाकर उसने वेटर को इशारा करके बुलाया। बिल चुकता कर दिया। इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। वेटर ने असमझ भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। नहीं समझे? समझा, वेटर ने जल्दी से कहा। गोगा पहलवान है। और यह पहलवान साहब कहाँ मिलेंगे? अपने ऑफिस में हैं। अगर मिलना है तो अभी चले जाइए, नहीं तो ठीक 4 बजे वह 2 घंटों के लिए आराम करने चले जाएंगे। फिर 6 बजे तक किसी से नहीं मिलेंगे। मालिक अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, वेटर ने कहा और पलटकर जाने लगा। कहाँ पर मिलेंगे? अपने ऑफिस में। वह सामने छोटी सी गैलरी के भीतर दाईं तरफ वाला पहला दरवाजा। कहने के साथ ही वेटर पलटा और आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान कुर्सी से उठा और सामान्य गति से आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह गैलरी में था। गैलरी के दोनों तरफ दरवाजे थे। वह दाईं तरफ वाले पहले दरवाजे पर क्षण भर के लिए ठिठका, फिर हैंडल दबाकर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर प्रवेश करते ही उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। टेबल के पार कुर्सी पर मामूली सी सेहत वाले आदमी को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम गोगा पहलवान हो? आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, गोगा पहलवान ने असमझ भरी निगाहों से उसे देखा। मैंने तो सोचा था पहलवान कोई बहुत तगड़ा होगा, लेकिन तुम तो 30 मार खा वाले पहलवान निकले। देवराज चौहान ने व्यंग्य से हंसकर कहा। मेरे बाप दादा पहलवान थे, लेकिन मैं पहलवान नहीं बन सका, इसलिए यहाँ आकर अपने नाम के साथ पहलवान शब्द लगाकर दिल को तसल्ली दे दी। खूब, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। गोगा पहलवान का रंगढंग बता रहा था कि वह पंजाब का रहने वाला है। उसका लहजा पंजाब वालों जैसा था। तुमने दरवाजा भीतर से क्यों बंद किया? गोगा पहलवान ने पूछा। कुछ खास बातें करनी थी। दरवाजा बंद करके? हाँ, करो। पुजारी भटनागर की सरपरस्ती में तुम काम करके ठीक नहीं कर रहे हो पहलवान। दिखावे के तौर पर तुमने यह रेस्टोरेंट खोल रखा है और वैसे करते हो कोलगल सप्लाई। 25% तुम लेते हो और 75% पुजारी के खाते में जाता है। बहुत नीच काम करते हो तुम। गोगा पहलवान की आंखें सिकुड़ गई। वह सीधा होकर बैठा। कौन हो तुम? देवराज चौहान। ओ, तो पुजारी भटनागर का पता पूछने आए हो मेरे पास? ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि तुम ऐसे किसी काम के लिए पुजारी साहब के किसी भी आदमी के पास जा सकते हो। ठीक समझे तुम। बोलो, पुजारी भटनागर कहाँ मिल सकता है? मैं नहीं जानता। गोगा पहलवान ने सिर हिलाया। मेरा पुजारी भटनागर से कोई वास्ता नहीं।
बकवास मत करो, तुम्हारा वास्ता हो या न हो, परंतु इतना तो सबको ही ध्यान रहता है कि कौन कहाँ मिल सकता है, किसका कौन कौन सा ठिकाना है। देवराज चौहान गुर्राया। अगर मुझे मालूम भी होता तो कम से कम तुम्हें नहीं बता सकता। देवराज चौहान ने अपने कपड़ों में छिपा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली। गोगा पहलवान एकाएक सतर्क हो उठा। रिवॉल्वर चाहता तो कब का मैंने निकाल लिया होता, गोगा पहलवान बोला। फिर निकाला क्यों नहीं? मैंने जरूरत नहीं समझी, लेकिन मैंने जरूरत महसूस कर ली थी। देवराज चौहान के स्वर में कहर के भाव थे। तुम्हारे टेबल के नीचे कोई ऐसा बटन तो नहीं जो बेल का हो और तुम्हारे आदमियों को खतरे का संकेत देता हो? हे, गोगा पहलवान चौंका। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? हरबंस मिनोचा ने बताया था। हरबंस मिनोचा ने? गोगा पहलवान चौंका। हाँ, उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। मर गया इसी रिवॉल्वर से 2.5-3 घंटे पहले। गोगा पहलवान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तभी बाहर से दरवाजा थपथपाया गया। गोगा साहब, देवराज चौहान के होठों पर कुटिलता से भरी मुस्कुराहट फैलती चली गई। तो तुमने बेल वाला बटन जूते से दबा दिया था। गोगा पहलवान का चेहरा फक्क था। रह रहकर उसकी निगाह देवराज चौहान के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर जा रही थी। अब धीरे धीरे उसका हाथ टेबल के ड्रॉज की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर शायद रिवॉल्वर मौजूद था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शुरू में रिवॉल्वर निकाल लेना चाहिए था, तभी मामला उसके हक में रहता। अब समझे, मैंने आते ही दरवाजा बंद करके सिटकनी क्यों चढ़ा दी थी? तुमने तुमने हरबंस मिनोचा को शूट कर दिया, गोगा पहलवान ने शुष्क स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे पुजारी के बारे में नहीं बताया था। अब तुम्हारा अपने बारे में क्या विचार है? गोगा पहलवान कुछ नहीं कह सका। बाहर से दरवाजा खटखटाकर उसे पुनः पुकारा गया। गलत बात, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। एक समय में एक ही काम करते हैं पहलवान। या तो तुम मुझसे बातें कर लो या फिर ड्रॉज में पड़े रिवॉल्वर को निकालने की चेष्टा कर लो। ड्रॉज की तरफ बढ़ता हाथ गोगा ने पीछे खींच लिया। बाहर से दरवाजा बड़बड़ाकर उसे पुकारा गया। तुम्हारे आदमी उतावले हो रहे हैं पहलवान, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अब इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। बोलो, पुजारी से मैं कहाँ पर मुलाकात कर सकता हूँ? दोबारा यह प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब मेरे रिवॉल्वर से गोली ही आएगी। हरबंस मिनोचा से भी मैंने ऐसा ही कहा था कि गोली आएगी और फिर उसकी खोपड़ी उड़ गई थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं नहीं बता सकता? मैं ठीक है। देवराज चौहान का स्वर सर्द हो गया। मत बताओ पहलवान, तुम जैसे और 50 पड़े हैं बताने वाले, कोई तो बताएगा। तुम ना सही। इसके साथ ही रिवॉल्वर से गोली निकली और उसके माथे को फोड़ती हुई निकल गई। गोगा पहलवान के शरीर को तेज झटका लगा और कुर्सी पर बैठे ही बैठे वह बाईं तरफ लुढ़क गया। पुजारी भटनागर का एक और आदमी साफ हो गया था। उसके बाद देवराज चौहान उठा। आंखों में दरिंदगी और चेहरे पर सर्द भाव थे। ठंड कदमों से वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब दरवाजे को बड़बड़ाने की गति तेज हो गई थी। यहां भी उसने वही किया जो हरबंस मिनोचा के यहाँ किया था। सिटकनी हटाकर एकाएक दरवाजा खोल दिया। एक रिवॉल्वर थामे लड़खड़ाता हुआ भीतर आया। टैगर दबा। गोली उसके गले में प्रवेश कर गई। फिर वह खड़ा न रह सका। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का रुख बाहर की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। तेज चीख उभरी, फिर गिरने की आवाज। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान ने कदम बाहर रखा, परंतु उसे ठिठक जाना पड़ा। 2 कारण थे। एक तो यह कि वहां पर तीसरा शूटर भी मौजूद था, और दूसरी वजह यह थी रेस्टोरेंट का आधा स्टाफ वहां गैलरी में मौजूद था। तीसरा शूटर अपने दोनों साथियों का हाल देखकर हक्का बक्का था। देवराज चौहान ने उसे भी मौका नहीं दिया। ट्रैगर दबाया। बेआवाज गोली निकली और उसकी छाती में जा लगी। वह अपने साथी की लाश पर जा गिरा। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर होटल के स्टाफ को देखा। सबके चेहरों पर आतंक के भाव थे। उनमें कोई शूटर नहीं था।
देवराज चौहान पीछे हटकर सख्त स्वर में बोला, तुम सब पहलवान के कमरे में प्रवेश कर जाओ, जल्दी, वरना। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर को अधूरा छोड़ दिया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके रिवॉल्वर का चैम्बर खाली हो चुका है और इस वक्त इतना समय नहीं था कि चैम्बर पुनः भर सके। सब सहमे से जल्दी से पहलवान के कमरे में प्रवेश कर गए। वे कुल 10 थे। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करके बाहर से सिटकनी चढ़ा दी। तत्पश्चात वह बाहर की तरफ बढ़ गया, गैलरी पार की और रेस्टोरेंट के हॉल में आ गया। वहां किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। स्टाफ के 3-4 आदमी ही नजर आए, क्योंकि दल को तो वह पहलवान के ऑफिस में बंद कर आया था। अलबत्ता हाथ में थमी रिवॉल्वर के कारण वह अवश्य वहां मौजूद ग्राहकों की नजरों का केंद्र बना। देवराज चौहान ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और बाहर निकलता चला गया। दरबार ने सलाम के लिए हाथ ऊपर किया कि उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर सकपका उठा। रेस्टोरेंट के मेन डोर से अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि रिवॉल्वर की गोली उसके बालों को झुलसाती हुई निकल गई। साथ में हुई धमाके की तेज आवाज। देवराज चौहान ने फौरन एक ही छलांग में रेस्टोरेंट की पार्किंग में मौजूद कारों की ओट ले ली, परंतु इस दौरान वह देख चुका था कि सामने की तरफ नीली मारुति की ओर से फायर करने वाला मौजूद है। जाहिर था यह इंतजाम भी पहलवान ने ही कराया होगा कि खतरे की बेल बजते ही 3 उसके ऑफिस में पहुंचेंगे और चौथा मेन गेट के करीब पार्किंग में आकर जम जाएगा, ताकि अगर वह किसी स्थिति में बच निकले तो बाहर वाला उसे शूट कर दे और बाहर वाला देवराज चौहान को शायद पहचान भी न पाता। देवराज चौहान ने साफ निकल जाना था अगर उसने हाथ में रिवॉल्वर न पकड़ी होती। चौथे की मुसीबत उसने रिवॉल्वर पकड़ी रखकर खुद मोल ली थी। कई क्षणों तक देवराज चौहान उसी कार की ओट में छिपा रहा, फिर धीरे धीरे सरकता हुआ कारों की ओट में आगे बढ़ने लगा। यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। देवराज चौहान की पूरी कोशिश थी कि उसके द्वारा किसी तरह की कोई आहट न उभरे। दूसरी तरफ से भी उसे कोई आहट नहीं मिल पा रही थी। वह भी सावधानी बरत रहा था। देवराज चौहान कारों की कतार के पीछे से सरकता हुआ कारों की उस कतार के पीछे जा पहुंचा जिस तरफ वह चौथा शूटर मौजूद था। अब देवराज चौहान बेहद सावधानी से धीरे धीरे उस तरफ सरकने लगा जहां वह शूटर मौजूद था। चंद कारों को पार करते ही देवराज चौहान को उसके कूले नजर आए। वह झुका हुआ कार की ओट में उसकी आहट लेने का प्रयत्न कर रहा था। देवराज चौहान ठिठका। उसने तुरंत चैम्बर भरा, ट्रैगर दबा, गोली उसके कूले में जा घसी। वह चीखकर उछला और जमीन पर जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। अब वह देवराज चौहान के सामने था। देवराज चौहान ने पुनः ट्रैगर दबाया। गोली उसके जबड़े में जा घसी। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान खड़ा हो गया। अब और कोई खतरा सामने नहीं था। देवराज चौहान ने बूथ के सामने कार रोकी और उतरकर भीतर प्रवेश कर गया। वहां से उसने जुगल केलकर को फोन किया। फोन उठाने वाला कोई और था। जुगल केलकर से बात करनी है, देवराज चौहान बोला। कौन हो तुम? देवराज चौहान। कौन? इस बार स्वर में चौंकाहट थी। देवराज चौहान। समझ गए हैं, कुछ और बताऊं? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। समझा, बरोबर समझा। रुको, ठहरो। और फिर जल्दी ही केलकर की आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान। हाँ, जुगल केलकर। तुम्हें शायद याद हो कि एक बार हमारी मुलाकात हुई थी। याद है, ऐसी बातें मैं कभी नहीं भूलता। केलकर का स्वर शांत था। लेकिन आजकल तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं। पुजारी से झगड़ा मोल लेकर जी पाना संभव नहीं है देवराज। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है केलकर, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।